वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बेसिक्स। जो इस सीरीज़ का कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने बात करी कि बेसिक्स क्या हैं, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, एंड तीन तरह की एक्टिविटीज़ क्या हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। नाउ हम बात करेंगे कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट क्या है, टोटल वो दिखता कैसा है। क्योंकि बुक्स में अगर आप अपनी बुक्स रेफर करेंगे तो उसमें 2 पेज 2.5 पेज के आसपास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इतने बड़े स्टेटमेंट को याद करना, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो के इतने बड़े फॉर्मेट को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है। राइट, सो आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है और वो तीनों एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उस स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ फिक्स होती है और कहाँ कहाँ रखते हैं हम उनको। जैसा कि नाम से कंफर्म होता है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है जिसमें हमें टू और बाय लिखना है। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंतर क्या है। नाउ स्टेटमेंट बनाते टाइम मुझे 3 एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। ये इसी ऑर्डर में फॉलो होंगी। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। अब से देखते हैं कि इन्हें इस स्टेटमेंट में कैसे रखना है। सबसे पहले बनाएंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हमें कुछ चीजें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है उसे यहां रिकॉर्ड करना होगा एक साथ एक जगह पर। उसे हम यहां रिकॉर्ड करते जाएंगे। इट डिपेंड्स कि हो सकता है कुछ इनफ्लोज हो और कुछ आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो है तो माइनस और अगर इनफ्लो है तो प्लस। सिमिलरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिकॉर्ड कर देंगे एंड फाइनेंसिंग के भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड करते जाएंगे। डिपेंड करेगा इनफ्लो है या आउटफ्लो है। आउटफ्लो तो माइनस, इनफ्लो है तो प्लस। नाउ इस एक्टिविटी का टोटल लगाएंगे यहां पर और उसे सेकंड वाले अमाउंट कॉलम में। आप देखें यहां मैंने अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हैं, तो जो इस एक्टिविटी का टोटल होगा उसे सेकंड वाले, यहां लाइन खींच के बंद करके सेकंड वाले कॉलम में टोटल अमाउंट को बाहर। अब हो सकता है ये प्लस भी आए और ये माइनस भी। प्लस आया तो इनफ्लो, माइनस आया तो आउटफ्लो। और इसे हम लिख देंगे नेट इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम विथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका भी टोटल यहां थर्ड सेकंड कॉलम में बाहर और लिखेंगे यहां पर नेट इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलर विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इफेक्ट बाहर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। एंड एट द लास्ट हम तीनों एक्टिविटीज का टोटल, इसका, इसका और इसका टोटल लगाकर एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो। आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ में आया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3 तरह की एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग सारे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग से रिलेटेड एक साथ, इन्वेस्टिंग से सारे रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो एक साथ और फाइनेंसिंग से रिलेटेड सारे इनफ्लो और आउटफ्लो एक साथ। तीनों के नेट इफेक्ट्स निकाल के सेकंड वाले अमाउंट कॉलम में बाहर। ना एक मेजर क्वेश्चन है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे मेजर क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या और फाइनेंसिंग में क्या, ये हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेजरली, कंपल्शन नहीं, मेजरली मोटे तौर पर हर वो चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करेगी, प्लस करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी के चेंजेस। अब ये क्या हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 चीजें लिखेंगे। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, वो चीज जो भी ट्रांजैक्शन P&L अकाउंट को इफेक्ट करेगा वो यहां आएगा। एंड करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के चेंजेस हम यहां इस एक्टिविटी के अंडर रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट असेट्स के चेंजेस,
एग्जाम्पल, मशीनरी परचेस कर रहे हैं, बिल्डिंग सेल आउट कर दी, इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो नॉन करंट असेट्स को इफेक्ट कर रही हैं या उनसे रिलेटेड हैं, वो सारी यहाँ पर। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड को इफेक्ट करने वाले सारी चीज़ें। आई रिपीट, ये 100% यही नहीं चलता, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, बट मोटे तौर पर याद रखने के लिए ऑपरेटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के चेंजेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट असेट्स एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स फंड के चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं। आपको स्कूल में तीनों एक्टिविटीज अलग अलग सिखाई जाएंगी और उसके बाद तीनों को इनकी जगह पर प्लेस करके एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। हम भी वही करेंगे। हम पहले सीखेंगे इस सीक्वेंस में इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन ऑपरेटिंग। रीजन बीइंग, ये दोनों एक्टिविटी कंपैरेटिवली बनाना आसान है। तो हम पहले सीखेंगे इन्वेस्टिंग कैसे बनाई जाती है, फाइनेंसिंग कैसे बनाई जाती है, इन दोनों को इनकी पोजीशन पर प्लेस कर देंगे, और लास्टली थर्ड वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख के हम पूरा एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये खत्म करेंगे क्वेश्चन, राइट। तो आइए सीखते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो चीज़ें मेजरली लिखी जाती हैं वो है परचेज ऑफ असेट, ये नेगेटिव आएगा अमाउंट, रीजन बीइंग इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि हमने कोई असेट बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज खरीद ली है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ असेट विद द एक्सचेंज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, हमने असेट परचेज करी और उसके बदले में शेयर्स दे दिए, तो यहाँ नहीं लिखाएगी, राइट। एक जनरल एक्सेप्शन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। ये मैंने बेसिक क्लास में भी बताया था, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो विल कंसीडर कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। सेकंड, सेल ऑफ असेट, अगेन इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, इसलिए ये अमाउंट पॉजिटिव है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन योर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो अगेन वो आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव्ड, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस जो कि असेट साइड लिखे होते हैं, अब अगर इनका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपने किसी को लोन दिया है विच इज योर आउटफ्लो, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है मतलब आपने कोई लोन एंड एडवांसेस दे रखे थे और उसका पैसा आपके पास वापस आया है, तो उस केस में हम उसे इनफ्लो मान लेंगे। दैट्स इट। इसके बाद आखिरी में आपको यहाँ से जो नेट इफेक्ट आएगा उसे आप या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव टोटल होगा। पॉजिटिव होगा तो आप लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या नेगेटिव आंसर है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, प्रैक्टिस वीडियोस में, तब इस पर क्लियरिटी और अच्छे तरीके से आ जाएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगेन हमने जब पिछली क्लास में डिस्कस किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स से आपके पास इनफ्लो होगा, राइट। ये मिलेगा आपको शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल के अंदर, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये चीजें अलग अलग जगह से मिलेंगी। यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा आपको एक हेड में जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट, राइट। इश्यू ऑफ शेयर्स कहां से मिलेंगे? कैपिटल से। सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक हेड होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, राइट। सेम विथ इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सब हेडिंग, राइट। इसके लिए आपको और ज़्यादा समझने के लिए आपको हमारी बैलेंस शीट रिलेटेड जो वीडियो है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का, उसमें बैलेंस शीट जो एक्सप्लेन्ड है वो वीडियो एक बार देखना पड़ेगी, तब आपको ये और इन डेप्थ समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है, ये शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल कहाँ से आ रहा है, प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ से आ रहा है, ये क्लैरिटी और आएगी। वो वीडियो आप एक बार देखिएगा तो ये क्लैरिटी और बढ़ेगी। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ द वर्ड रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर प्लस,
लेकिन अगर मैंने उसे रिडीम किया, रिडम्पशन किया, तो उसका बैलेंस माइनस में। अगेन रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हो सकता है, लेकिन खास बात यह है कि ये वाला प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा कि डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम, राइट। आगे चलते हैं। लोन टेकन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने बात करी थी लोन गिवन के, हमने लोन दिया था लोगों को, राइट। लोन गिवन मतलब हमने लोगों को बांटा है, वो लोन्स एंड एडवांसेस हेड के अंदर आता है जो असेट में दिखता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हमने बात करी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पर जो मैं लोन टेकन की बात कर रहा हूं ये आएगा लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड के अंदर। ऑब्वियसली लोन अगर हमने दिया है तो हमारे कैश का आउटफ्लो होगा। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन ये ओडी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अगर ओवरड्राफ्ट है, बढ़ रहा है, तो हमने उस ओडी का पैसा जो है वो लिया है, विच इज इनफ्लो, राइट। और अगर कम हो रहा है तो हमने ओडी को रीपे किया है, राइट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव था, मिल रहा था, हमें एसेट था हमारा, लेकिन यहां पर हमने उसको पेमेंट किया, तो अगेन इट इज एन आउटफ्लो जो नेगेटिव हो जाएगा। जनरली केसेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, पर ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर का अमाउंट काफी बड़ा होता है। यहां पर बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो डिविडेंड या इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये इंटरेस्ट जनरली इन डिबेंचर्स के ऊपर होता है। आपने बीएस में पिछले साल पढ़ा है कि डिबेंचर्स जो हैं वो एक लायबिलिटी है, एक तरह का लोन है जो कंपनी लेती है, तो उसे अपने डिबेंचर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये वही इंटरेस्ट पेमेंट है। इसके अलावा किसी बैंक लोन पर भी इंटरेस्ट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। ये था एक बेसिक थ्योरेटिकल सम अप ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगले वीडियो में जो इसका प्रैक्टिस वीडियो होगा उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो।